प्यारे बच्चों, आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास बहुत ही बेहतर क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं वह है ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशल मैथ का। और इस स्पेशल मैथ में हम हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में पूरी आकलन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं ज़्यादा टाइम आपका इधर उधर नहीं करूँगा, मैं पूरे सवाल पे फोकस करूँगा और उन सभी सवाल की चर्चा डिटेल और पूरी लेवल के साथ में करूँगा। तो आप पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन के आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और देखिए, आज की जो क्लास होगी, पहला क्लास होगा मैथ का। और इस मैथ में हम लोग यही करने वाले हैं कि तैयारी पर अंतिम प्रहार और अब की बार रेलवे पार, यानी इस तैयारी पे हमारी अंतिम प्रहार है और इस बार रेलवे लेकर के रहना है, यानी रेलवे पर पूरी फोकस बनाना है कि आप इस परीक्षा को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। चलिए, आज का जो सेशन होगा और इस सेशन का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है धारा और नाव, बोट एंड स्ट्रीम का है। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव, ये सवाल दे रहा है कि शांत जल में, कहां से देखेंगे, शांत जल में एक मोटर बोट की जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगी। बहुत ही साधारण और बेसिक क्वेश्चन है। और ये सवाल भी कह रहा है कि अगर नाव जो है शांत चलती है, इसके बाद धारा की दिशा में चलती है, धारा के विपरीत जाती है और एक धारा की चाल। अब सोचिए कि धारा और नाव वाले प्रश्न में कुल मिलाकर के 4 तरह के चाल होते हैं। कुल मिलाकर के 4 तरह के चाल होते हैं। पहला चाल तो होता है शांत चाल, दूसरा चाल क्या होता है, धारा का चाल, तीसरा क्या होता है, धारा के विपरीत चाल, धारा के दिशा में चाल। तो कुल मिलाकर के 4 गो चाल होता है। और इस सवाल में चारों तरह की जो चाल आएंगे सबके बारे में बारी बारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो देखिए, आप नजरें जमाए रखिए और इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। पहले आपको दे रखा है कि इसका जो शांत चाल है, यानी आपको ये क्या दे रखा है कि भाई शांत चाल क्या दे रखा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। श्योर, क्या दे रखा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। अब ये कह रहा है कि जो मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है। अब बात को समझिए कि जो मोटर बोट है धारा की दिशा में जा रही है और ये 80 किलोमीटर की दूरी है, उसको तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो क्या आप धारा के दिशा में चाल समझ पा रहे हैं क्या? तो चाल निकल जाएगी। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, दिशा में चाल। क्या निकालेंगे, दिशा में चाल। दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा, 80 किलोमीटर हो जाएगा। और इसके बाद चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, और समय क्या है, तो 1 घंटा 20 मिनट। अब बताओ कि 1 घंटा 20 मिनट बराबर, क्या हम 80 मिनट लिख सकते हैं क्या? और इसको घंटा में बदलें तो लिख सकते हैं 80 बटा में 60 घंटा। अब यहां पे आपको आ गया क्या, 80 बटा में 60 घंटा। अब आप चीजों को ये देखिए कि अगर 80 से 80 कट जाएगा तो आपका ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात सही है? यानी कि आपका जो दिशा में चाल है वो कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत चाल क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ कि धारा की चाल कितनी हो गई, आप यहां से निकाल पा रहे हैं कि धारा की चाल कितना हो गया भाई, तो 60 में से 45 घटा देंगे और आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है वो धारा की चाल है। श्योर। अब बताइए कि अगर विपरीत जाएगा, क्योंकि पूछा है कितनी ही दूरी धारा की, अगर प्रतिकूल जाएगा तो कितना समय लगेगा। तब विपरीत जाएगा तो यही आप देखेंगे कि जो विपरीत चाल है वो कितना हो जाएगा भाई, विपरीत चाल। तो उसका चाल जो शांत चाल है 45, अब 15 घट जाएगा
तो ये हो जाएगा कितना 30 किलोमीटर पर घंटा, राइट। अब 80 किलोमीटर की दूरी इस चाल से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा, तो आपको विपरीत जाने का समय पूछ रहा है कि विपरीत कितनी देर में तय करेगा। तो आपको लास्ट में क्या पूछ दिया कि समय बताइए भाई। तो आप दूरी 80 हो गया और ये 30 हो गया। अब इसको काट देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 तिहाई 6 और आ गया 2/3। अब इसको आप यहाँ से 60 से गुणा कर दीजिए तो ये कट जाएगा और हो जाएगा ये 20, यानी उत्तर जो आ गया 2 घंटा 40 मिनट। उत्तर क्या आ गया, जो उत्तर आ गया आपका वो 2 घंटा 40 मिनट आ गया। तो आप इस सवाल का आंसर क्या करेंगे, तो बी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो ये बात समझ गए होंगे। यहां से देखिए अगर भागा दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये जो आएगा वो घंटा आ गया और बाकी जो भिन्न आया उसमें वो भी घंटा ही है, लेकिन उसको मिनट में बदलने के लिए हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो 20 20 दूना 40 यानी 2 घंटा 40 मिनट इस सवाल का आंसर होगा। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। अब ये दे रहा है कि एक राशि जो है, कह रहा है एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, ये 2 वर्ष में कह रहा है भाई कि अगर ये जो राशि दी जा रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो ये राशि दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जो राशि है वो कितनी है, ये 8% है और चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए इतना रुपया हो जाता है। ये जो पैसा यानी 2 साल में इतना हो जाता है, तो उसी दर पर ये 9 प्रति वर्ष कह रहा है कि 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में के लिए वो ब्याज कितना होगा, मतलब इसका 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। सीधा सीधा समझिए, ये कह रहा है कि 8 वर्ष पर कोनो धन देते हैं 2 साल में और 2 साल में इतना हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन दे दिया है। ये आपका क्या दे दिया है, मिश्र धन दिया है। तो आप ऐसा ये बात को समझे होंगे मेरे भाई कि अगर रेट आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 8%, रेट 8% दे रहा है, तो पहले साल अगर प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है तो आपका जो अमाउंट है क्या 108 रुपया होगा क्या, बताइए। ये अमाउंट 108 रुपया होगा श्योर। अगर आप ये देखिए कि अगर ये कह रहा है कि 2 साल में, तो 2 साल में मतलब आप 2 बार इसको गुणा करिएगा, बात सही है। इसको कितना बार गुणा करिएगा, 2 बार करिएगा। अब आप इन चीजों को देख रहे हैं कि अगर ये कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, 50 और ये आ जाएगा 54, ये भी 50 और ये आ जाएगा 54। आप चाहे तो काटे या ना काटे वो आप पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए ये आ गया कितना 2500 रुपया प्रिंसिपल और हम लोग 54 का वर्ग करें तो 2916 डायरेक्ट आ गया, 2916 ये डायरेक्ट आ गया। अब बताइए कि आपका अगर ये मिश्रधन है और दिया ही है, इतना मिश्रधन तो दिया ही है, इसका मतलब मूलधन 2500 हो गया। अब इसका साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है भाई, तो ये 2500 रुपए का क साल का, ये जो है 3 साल का 9%, तो 9 3 27% होगा क्या, कितना हो जाएगा 27% हो जाएगा। अब इसे हम लोग काट दे तो ये 0 कट गया। अब देखिए 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5, 5 दूनी के 10 और 7 दूनी के 14, 24 और 24 और 3 24 3 27 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 और 4 2 6, यानी 675 रुपए इस सवाल का सही आंसर होगा। बात समझ पा रहे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ये चीजें आराम से बन जाएगी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। ये 3rd क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल, और ये सवाल आपको जो है वर्गमूल का है, और हम लोग करते क्या है कि अंदर से वर्गमूल निकालते हैं। ये देखो दिया है कि ये 4600, फिर अंडर रूट 540, फिर अंडर रूट 1280, फिर 250। देखिए करना ये है कि आपको इसको अंदर से बनाना है। कहां से बनाना है भाई, अंदर से। अब ये बताइए कि अगर 36 लास्ट में है तो इसका वर्गमूल 6 आएगा और 6 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 256, और 256 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, अगर 256 हो रहा है तो इसका वर्गमूल 16 आता है, और 16 हो गया तो ये हो गया 1296, और 1296 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है
तो 36 होता है। अब ये आ गया कितना, 36 आ गया। अब 36 यहाँ जुड़ गया तो ये कितना हो गया 576, और 576 कितने का वर्गमूल होता है, तो 24 का होता है। और यहाँ पर आ गया कितना 24 आ गया, ठीक है। और 24 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2400 सॉरी 4624 यानी 4624 हो रहा है। तो अभी कह रहा है कि भाई इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी आपको बताना कितना है कि 4624 का वर्गमूल क्या होगा। बात सही है। तो आप इसका तरीका जानते हैं, तो आज थोड़ी सा मैं चर्चा करता हूं यहाँ पे। आप देखिए कि ये कितना का वर्गमूल है, लगभग कितना का वर्गमूल होगा। तो अगर 7 करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तो लगभग ये 8 का वर्गमूल होगा। अब 8 9 72, इसमें क्या किया जाता है कि सॉरी ये 6 रखना पड़ेगा। देखिए ये लगभग कितना का वर्गमूल होगा, ये लगभग कितना का वर्गमूल होगा, तो 6 का, क्योंकि अगर 7 करेंगे तो 49 होगा, 6 का वर्गमूल 36 होगा। अब 6 7 42, मतलब अगर इसमें करना क्या होता है कि इसके आगे वाली संख्या में गुणा करना है। ये आ गया 42, अगर ये 42 से बड़ा है तो इसका इकाई अंक बड़ा रखना होगा। इसके इकाई अंक 2 हो गए, या तो 2 होगा या तो 8। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, अगर ये बड़ा है 42 से, 46 क्या है बड़ा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका बड़ा वाला इकाई रखेंगे। इसलिए इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 4624 का वर्गमूल निकाल लेना है। क्लियर। चलिए हम लोग फिर से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है यदि 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 10 वर्ष पहले की आयु के 2 गुना हो जाता है। कह रहा है कि यदि 10 वर्ष बाद ए की जो आयु है अब बी के 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो जाता है, तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। वर्तमान बता रहा है कि अब ए की आयु बी की आयु से, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। अब कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। अगर ये वाला x का है तो ये कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। क्लियर। अब चीजों को इस तरह से कर रहा है कि यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो 10 वर्ष बाद अगर हम जाएंगे ए की आयु तो x + 9 और +10 होगा क्या, 10 वर्ष बाद ए की आयु और बी की 10 वर्ष पहले की आयु, तो x - 10 होगा। और अब इसकी आयु का क्या है 2 गुना है, और इसकी आयु का ये 2 गुना के बराबर हो जाता है। बस इसमें गुना कर दीजिएगा, तो ये x प्लस कितना आ जाएगा 19, और ये कितना आ जाएगा 2x - 20। अब आप बताओ कि ये उधर चला गया तो x आ गया, और इधर इस आ गया तो कितना हो गया, ये 39 हो गया। मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि b की जो वर्तमान आयु है वह 39 ईयर होगी। ठीक है। चलिए ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक आदमी दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। ये भाई साहब क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं और उसको कहते हैं कि लो भैया जितना में खरीदे हैं आज आपको उतना ही में दे रहे हैं। तो और उसका लाभ 20% हो जाता है। तो मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्या होगा, कितना पानी मिलाया और कितना दूध आया। और ऐसे सवाल के बनाने का देखो, जितना % आप लाभ लेना चाहते हैं उतना ही % दूध का पानी मिला दीजिए। अगर मिल्क रख रहे हैं, देखिए मिल्क अगर आपका जो मिल्क है अगर ये 100 है, तो प्रॉफिट अगर आप जितना लेना चाहते हैं, जो प्रॉफिट है आप प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं, तो अगर जो जितना % लेना चाहते हैं उतना % आपको क्या करना है, पानी मिला देना है। बस इसका लॉजिक साधारण यही है। तो ये अगर 100 है और लाभ लेना चाहते हैं 20, तो आप देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे ये 5 और ये हो जाएगा 1, है ना। तो आपसे ये कह रहा है कि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, तो पानी का 1 होगा और दूध का 5 होगा। तो ऐसे पूछा है तो 1 भाग पानी मिलाना है और 5 भाग दूध मिलाना है। तो इस सवाल का आंसर क्या देंगे, सी देंगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है, और सिंप्लीफिकेशन में सबसे जो पॉइंट वाली बात आ गई कि ये गुना है और दशमलव भी साथ है। तो आपको करना क्या होगा, ना तो कोई सूत्र बन रहा है, कोई सूत्र भी नहीं बन रहा है, a + b वैसा कुछ नहीं बन रहा है। तो आप क्या करोगे, एक बात ध्यान से समझना है।
कि यहाँ देखो अगर इसके बटा में आप क्या 10 लिखोगे और इसके बटा में क्या लिखोगे आप 100 लिखोगे, तो ये दोनों को मिला दोगे तो 1000 होगा। और यहाँ भी चीजें क्या होगी, यहाँ भी ये 100 और यहाँ ये 10, यहाँ भी 1000 होगी। अगर 1/1000 आप कॉमन कर लो, ठीक है, और यहाँ क्या करोगे 1 में इसका 10 और इसका 10, ये पहले चीजें सीख लो। तो अगर ये 10-10 है तो आपको कॉमन 100 हो जाएगा। अब ये बताओ बात, ये बताओगे कि अगर ये बटा में आएगा और ये बटा में आएगा तो ये चीज तो आपको कट जाएंगे ये 2 जीरो से और आपको 1 पॉइंट बच जाएगा, बिल्कुल। तो ये 10 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी ये पूरा मैटर के अगर डायरेक्ट में लिखूं तो ये 5.6, अब पॉइंट हटा देता हूं डायरेक्ट, यानी ये लिखूं तो 56 गुणे 36 प्लस का 42 गुणे 32 और बटा में 8 गुणे 21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा एक्स्ट्रा डेसिमल का, ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाओ यहाँ पे तो एक चीज आप नोटिस करोगे भाई कि दोनों में कॉमन है। और कॉमन क्या है, 7 कॉमन। एक बार मैं 7 कॉमन करूं तो देखो ये 7 काट रहा हूं, पीला ले लेता हूं और 7 में काटूं तो यहाँ 3 बचेगा, 7 इसमें काटूं तो ये 8 और 7 इसमें काटूं तो ये हो गया जी 6। क्लियर है। अब मैं एक बार 8 काटूंगा तो इसमें भी 8 है तो ये 8 कट जाएगा और यहाँ कट गया 8 तो ये कितना आ गया 4। अब यहाँ पे क्या बचा भाई साहब, तो 1/10 और नीचे तो कुछ नहीं बचा। अब इधर क्या क्या बच गया, तो इधर हो गया 36 और इधर क्या बचा 6 चौके 24। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि ये तो बचा आपको अभी कितना 36 बटा, यहाँ पे बचा ना 36 और यहाँ पे क्या बचा 50। बात ध्यान से समझिएगा। और इसके नीचे क्या बचा है, तो ये बचा है 3। अब आप इन चीज को करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहां से समझिए कि 1/10 और गुणे इसको जोड़ने पर आ जाएगा 60 और बटा में क्या हो जाएगा 3। अब इनसे ये काट लो। अब आप ये देखो कि 3 दूना 6। तो इस सवाल का मजेदार सवाल है और इस तरह के सवाल का आंसर कितना आया 2 आया। ये चीज अपने से भी आप कर सकते हो, चीजों को धीरे धीरे देखते जाओ और कर लोगे, ठीक है। पहले आप देखो सीधा सीधा क्या करो कि आप यहाँ पे जो डेसिमल है उसको हटाना सीखो, मेन बात यही है। नहीं तो पूरा गुणा करने के चक्कर में पड़ोगे तो बिल्कुल बिल्कुल खतरा हो जाएगा। चलिए देखिए अब आगे हम लोग ये सीखें, नेक्स्ट देखेंगे। देखिएगा अब सवाल ये कह रहा है कि 427 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का तिगुना, ए के भाग का तिगुना और बी के भाग के चौगुना तथा सी के भाग का 7 गुना सभी आपस में बराबर है। तो इसमें सी का भाग कितना होगा। जब भी देखिए बच्चों अगर भाग बराबर हो जाए, जब भी भाग बराबर हो जाए तो कहा ना ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना करो, फिर बोला कि बी के भाग का 4 गुना करोगे और फिर सी के भाग का 7 गुना करोगे। ये सभी आपस में जब बराबर हो जाए तो समझिए इसका रेशियो आप निकालिएगा, ए बी और सी निकालिएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, मतलब उलट जाएगी। यानी 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और 1/7 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इनको आप शुद्ध फ्रैक्शन में लाओगे। क्या लाओगे, शुद्ध फ्रैक्शन में। तो कितना से गुना करोगे आप, तो ये 7 चौके 28 और 28 और 3, मतलब सोचो तो आप इन सभी नंबर का गुना करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगी कि ये वाला अगर कटेगा तो इनका गुणा होगा, यानी 7 चौका 28 हो जाएगा। मतलब आपको 3 का भी गुणा करना है, 4 का भी गुणा करना है और 7 का भी करना है। तो ये बताओ कि 3 से 3 कटेगा तो ये 7 4 तो बचेगा, 4 से 4 कटेगा तो 21 बचेगा और 7 से 7 कटेगा तो 4 तिहाई 12 बचेगा। अब बताओ कुछ बच्चे तो ऐसे देखिए कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं तो इनका गुणा करते हैं, बी के अगर सामने लिखना है तो बी को ढाक लो और 7 3 को गुणा कर लो और सी के नीचे लिखना है तो 7 वाला को ठाक लोगे तो ये ए बी को गुणा करोगे, आ जाएगा। अब आपको कितना बांटना है,
तो 427 को बांटना है। कितने में बांटना है? तो इनमें बांटना है। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 1 11 और हो जाएगा 2 2 4 5 1 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकालना क्या है? तो इसमें सी का भाग, तो जो निकालना उसको गुना करोगे तो 12 से गुना करोगे। अब देखो ये मैटर कितना बार में कट रहा है? ये मैटर पूरा 7 बार में कट जा रहा है। 7 7 6 42, तो 12 7 कितना आएगा? 84 आएगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताओ आप समझ पा रहे? ये बात तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित लंबाई की रस्सी, कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई की जो रस्सी है और 14 सेमी त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जाती है, तो यह रस्सी 20 सेमी की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? अब अच्छे से समझेंगे। कह रहे हैं निश्चित लंबाई की रस्सी है, देखिए ये लंबाई की रस्सी है और एक बेलन है, ऐसा बेलन, और उस बेलन पे कितना बार लपेटी जा रही है भाई? कितना बार लपेटी जा रही है? तो क्या बोला कि ये बेलन पर 70 बार लपेटी जा रही है। ठीक है, तो यह रस्सी 20 सेमी की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? अब कहने का मतलब है कि ये जो त्रिज्या यहाँ का है, त्रिज्या यहाँ वाली जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या है 14 सेमी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक दूसरा बेलन होगा, एक दूसरा बेलन होगा और उस बेलन की जो त्रिज्या होगी वो 20 सेमी होगी। इसका त्रिज्या जो है वो 20 सेमी है। तो कह रहा है कि इस पर अगर ये 70 बार, इस पर जो लपेटा गया, इस पर जो लपेटा गया, कब बार लपेटा गया? अगर इस पर लपेटा गया वो 70 बार है, तो इस पे कह रहा है कि कितना बार लपेटा होगा। तो देखिए अगर किसी रस्सी को अगर लपेटेंगे 70 बार तो उसको क्या करते हैं? परिधि को रिप्रेजेंट करता है। एक फेरा लगेगा तो एक परिधि पूरा करेगा, दो मतलब उसकी वो परिधि बनती जाएगी। तो ये पूरी लंबी रस्सी वो परिधि को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम लोग ये करेंगे इसकी परिधि और इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। तो इसका परिधि अगर हम लोग 2 पाई और r1 मान लें और इसकी परिधि क्या हो गई? 2 पाई r2 मान लें। ठीक है, तो ये इसका 70 बार हुआ, तो ये इसका कितना बार हुआ? ये n मान लेते, कितना बार हुआ? अच्छे से ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो भाई 2 पाई और 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बात सही है। अब m तो पता नहीं, यानी तो मान निकालना है, और r1 का मान यहाँ पे है 20। ठीक है, r1 का मान क्या हो गया? 20 हो गया। और यहाँ इसका मान कितना दिया भाई? इसका r2 का मान ये बटा में आ जाएगा। ये सारी चीजें अब आप सीधे पहले लिख देता हूं, ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 70। अब बताओ कि ये वाला इससे कट जाएगा और 2 से क्या कट जाएगा? ये 7। तो n का मान कितना आएगा? 7 7 49। यानी इस रस्सी पे, यानी इस वाले बेलन पे ये रस्सी 49 बार लपेटी जाएगी। हमने किया क्या? मैंने कहा कि जब भी एक राउंड रस्सी जो होगा उसकी परिधि के परितः घूमेगा, तो परिधि पर जितनी लंबाई होगी वो लंबाई, पूरी रस्सी की लंबाई निकल जाएगी। 70 बार ऐसा करेगा तो कितना लंबा रस्सी होगा। ठीक है, ऐसे करके इस सवाल को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि यदि x अनुपात y का जो मान है वो 6:5 है। कह रहा है कि अगर x और अनुपात y है ये किसके बराबर है? तो 6:5 के बराबर है। तो देन ये कह रहा है भाई कि ये बताओ कि ये 5x + 3y और ये 5x - 3y का मान क्या होगा? सीधा सीधा ऐसे सवाल में हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ पे अगर 6 रख दीजिएगा और यहाँ पे आप क्या रख दीजिएगा? 5 रख दीजिएगा। बताइए, तो ये 6 5 30 और 30 और 15, 30 और 15 45 आएगा क्या? और यहाँ 30 में से अगर 15 घटा देंगे, क्योंकि ये भी तो वही मान होगा, यहाँ भी आप 6 रखेंगे और यहाँ आप 5 रखेंगे, तो आप ये चीजों को देखिए कि 6 5 30, 30 में से 15 घटा देंगे तो ये 15 आएगा। अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:1। तो इस सवाल का आंसर आपको कौन सा देना होगा? बी देना होगा। क्लियर? चलिए
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। देखिए ये कह रहा है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे, यहाँ पे दे रहा है कि रवि कोई दूरी है और वो प्रतिदिन 9 घंटा विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। अगर ये 9 घंटा क्या करता है, जब विश्राम करता है तो वो 40 दिन में जाता है। पहले से अगर दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय में विश्राम करे तो वो कितने समय में तय करेगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले तो ये बताइए कि इसका सूत्र आप ऐसे लगाइएगा, M1D1 वाला सूत्र लगाना है। M1D1 बराबर M2D2, इस पे बन जाता है ये सवाल। पहले बात समझिएगा कि जो रवि है किसी दूरी को प्रतिदिन कितना चलता है, 9 घंटे विश्राम करता है और 40 दिन में चलता है। भाई अगर 9 घंटा विश्राम करता है तो चलता क घंटा होगा, हमको काम वाली बात देखना है कि क घंटा काम करता है। तो भाई 24 घंटा में अगर वो 9 घंटा क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है, 24 घंटा में 9 घंटा विश्राम कर रहा है, तो इसका मतलब 15 घंटा चल रहा होगा। चलिए तो वो 15 घंटा रवि चल रहा है, ठीक है। तो इसको कितना दिन लग जाता है, 40 दिन लग जाता है। अब बात समझिएगा कि पहले से जो दूरी को दुगुनी कर दे या चाल भी दूना कर दे तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूरी दूना कर दीजिए और चाल भी दूना कर दीजिए तो आप उतना ही टाइम लीजिएगा, समय तो आपको सेम लगेगा। तो कह रहा है कि अगर प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करे, अब विश्राम वाली बात पे जाइएगा कि अगर वो प्रतिदिन विश्राम जहाँ 9 घंटा कर रहा था वो 18 घंटा करने लगे तो अब वो केवल 6 घंटे ही चल रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा ये टाइम निकाल देना है। बस ये काम आप करें। चलिए काटिए, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 2/3 और ये 5, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो आपका जो D2 आ गया वो कितना आ गया, तो 100 डेज आ गया। यही सवाल का आंसर होगा कि अगर उस दूरी को वो कितना दिन में चलेगा, 100 दिन में। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वह D होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। कह रहा है कि घनाभ है और उस घनाभ का आयतन जो है वो घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएं दे रखा है, ये 9, 8 और 6 cm है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जो घनाभ का आयतन है, ये घनाभ का आयतन किसके बराबर है, जो घनाभ का आयतन है वह घन के आयतन के बराबर है, राइट। और नहीं, बराबर नहीं है, घन के आयतन का वो 2 गुना है, यानी इसमें 2 से गुना करेंगे। घन के आयतन में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो घनाभ का आयतन बन जाएगा। अब घनाभ की विमाएं दिया है, ये 9, 8 और 6 दिया है। तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि घन का आयतन निकल जाएगा, क्या घन का आयतन निकल जाएगा, कितना आएगा भाई, तो इधर 2 से भागा लगा दीजिएगा, ये कट जाएगा 4, ठीक है। अब कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा निकालिएगा, तब भुजा बराबर क्या होगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये 9 × 4 और × 6। अब बताइए तो कितना आ जाएगा ये, जब इसका आप घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, घनमूल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि घन का आयतन दिया है तो घनमूल हो जाता है। अब ये 9, देखिए इसको आप फैक्टर करिएगा तो 3, 3, ये आ जाएगा 2, 2 और ये आ जाएगा 2, 3। तो 2 × 3 कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसका पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया और एक 2 का, तो आपको आ जाएगा कितना, 6। अब इसका आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर आप इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, तो 6a² होता है, तो 6 × 6 × 6 बराबर 216। तो 216 ये वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही सवाल को बनाना है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आप निश्चित समझ पाए होंगे। देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि 6450 के धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है।
तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। कह रहा है कि अगर 4 किस्त में चुकाया जाएगा तो पर किस्त की राशि क्या होगी। देखिए अगर ये 4 वार्षिक किस्त में चुका रहा है तो इसको बनाने का सबसे शानदार जो तरीका है वो क्या है कि आप क्या करिए कि ऐसे पहले 4 किस्त दिखा दीजिए कि ये 4 किस्त है, ठीक है। तो अगर अंतिम आप ये देखिए और पहले लिखिए कि मान लेते हैं कि 100 रुपया वो किस्त में देता है, ठीक है, और किस्त में देता है तो अगर ये सूद देगा इस चीज को चारों पर कितना ब्याज लगाएगा तो 5% है, तो पहले पर 5 रुपया, दूसरे पर 10 रुपया, तीसरे पर 15 रुपया और लास्ट वाले पर 0 रुपया। देखिए ये चीज को आप अच्छे से समझिए, या 0 शुरू से लिख सकते हैं कि अगर लास्ट वाले समय में देगा तो 0, पहले वाले समय में देगा तो 5, दूसरे वाले में 10 और तीसरे वाले में 15। ये आपकी किस्त है, ये किस्त है और ये वाली ब्याज है। ये दोनों को मिलाते हैं तो होता है देय राशि, ये दोनों को मिलाने पर देय राशि। मैं थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको वो 4 किस्त में पैसे चुकाने हैं, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त 100 रुपया मान लेते हैं कि वो 100 रुपया होगा, तो हर किस्त पे उसका ब्याज भी तो लगेगा। तो अगर जब हम पहले अगर 4 साल का है तो अगर हम शुरू वाले पे जाए तो लास्ट वाले पर क्या करेंगे 3 साल का ब्याज देंगे। क्यों? क्योंकि जो अंतिम बार चुकाएंगे, जो चौथा साल पे जो चुकाएंगे पैसा, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो एक पर हमें 0 लिखना है, दूसरे पर 5 मतलब 1 साल का ब्याज, दूसरे पर 2 साल का, तीसरे पर 3 साल का, और चौथा वाला ये चौथा वाला है जो 0 होगा। अब आपको करना क्या है कि कितना टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपको ये बनाना कि देय राशि आपका कितना हो गया, जो देय राशि है वो कितना हो गया। देय राशि की बात हो रही कि भाई देय राशि कितना हो गया, ये 430 रुपया हो गया, टोटल जोड़ दीजिएगा और ये टोटल हो जाएगा कितना 430 रुपया। और इसका आपका ब्याज कितना आ जाएगा, मतलब ब्याज मतलब कहूँ या इसका किस्त कहूँ, तो ये 430 रुपया होगा, तो इसका किस्त आएगा वो 100 रुपया। इसका किस्त कितना आएगा, इसका किस्त बनेगा 100 रुपया। मतलब अगर पूरी देय राशि 430 रुपया होगी तो उसका किस्त कितना आएगा 100 रुपया आएगा 4 किस्त में। लेकिन आपकी जो देय राशि है वो कितनी है, ये राशि आपकी 6450 है, 6450 है। तो ये देख लीजिए कि कितना गुना है, 0 से 0 कट गया और एक बार में गया, मतलब ये राशि 15 गुना है। देखिए 15 या 45, 15 चौके 60, 4 64, तो ये भी राशि कितना हो जाएगा 15 गुना, मतलब ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1500, और प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा 1500 रुपया होगा। अच्छे से समझ पाए क्या? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि एक 150 मीटर, यहाँ पे दे रहा है 150 यानी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल दे रहा है कि ये गाड़ी जो है वो 150 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर, इसकी चाल कितना है, तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये रेलगाड़ी के ही दिशा में 9 किलोमीटर की दर से, जिधर रेलगाड़ी जा रही है उधर ही 9 किलोमीटर की दर से एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, तो पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा। तो अगर उसी के दिशा में होगा तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 150 और यहाँ पे हो जाएगा 36 और माइनस का 9, क्योंकि 36 गाड़ी की चाल है और इसका ये 9 घट जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया मीटर और यहाँ पे ये आपका क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, अब यहाँ पे 150 और इसको घटाएंगे 36 तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 27 आ जाएगा। 27 को मैं 5/18 से 5/18, 18 नीचे जो लाएगा उसको आप 18 ऊपर भेज दीजिए, अच्छा रहेगा एक ही बार। अब इसको काटिएगा तो ये 5 तिया 15, 30 आ जाएगा, ये 2 9 18 और ये 3 9 27, 3 से इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 10 और 10 गुना के आ जाएगा 20। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो
20 सेकेंड होगा, यानी 20 सेकेंड में साइकिल चला रहे व्यक्ति को गाड़ी क्या करेगी, पार कर देगी। ठीक है, चलिए अब दे रहा कि दो रेलगाड़ियां जो भिन्न रेलवे मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग रेलवे स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताएं। कह रहा है कि तो ए और बी के बीच की दूरी बताएं कि क्या होगा ए और बी के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि अगर ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये दो रेलगाड़ी है, थोड़ा सा डायग्राम समझिएगा, यहाँ ए है और यहाँ पर बी एक दूसरे की ओर जा रही है, इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। इसके चाल दिया है, इसकी चाल 50 और इसकी चाल है 60। लेकिन जब वो दोनों एक जगह पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ पर अगर मिल रहे होंगे तो दूसरी रेलगाड़ी ये क्या कर रही है कि 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी होगी। तो आप देखिएगा कि पर घंटा अगर ये इधर से 50 चल रही, इधर से 60 चल रही है, तो हर घंटे में क्या 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है कि नहीं कर रही है? हर घंटे में ये 10 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर रही है। अगर 10 किलोमीटर अधिक तय कर रही है यानी एक घंटा में ये 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है। तो अगर 120 किलोमीटर ज्यादा चली होगी तो इसको यहाँ पे 12 गुना है तो यहाँ भी 12 गुना होगा, यानी कि 12 घंटा लगा होगा और 12 घंटा में यह 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की होगी, राइट। तो ये 12 घंटा दोनों चला है, तो 12 घंटा ये भी इधर से चला, 12 घंटा ये भी चला, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा भाई दूरी, तो ये 50 भी चला 12 घंटा 50 की चाल से और इधर 60 भी चला है क्या 12 की, यानी 12 घंटा है। तो 12 कॉमन कर सकते हो आप और जोड़ोगे तो आ जाएगा 110 और गुना करेंगे तो ये 2 3 और ये 1320 ही सवाल का आंसर होगा। समझ पा रहे, बहुत ही आराम से अच्छे से इन चीजों को कर पाएंगे, कहीं बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत तरीका है, बहुत सारा टेक्निक है, ऐसे भी बना सकते हैं और भी तरीका है इसका डिस्टेंस करके। चलो मैं एक तरीका और बताता हूं आपको। देखिए अगर इसके स्पीड का रेशियो दे रखा है, इसका स्पीड एक का 50 है और एक का स्पीड क्या है 60, ठीक है। तो जो स्पीड का रेशियो है तो दूरी के रेशियो के समानुपाती होती है, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही हो जाएगा 50 और 60। तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर चाल का 50-60 है तो इसकी दूरी का कितना होगा, ये 5 जाएगा, यानी 50 के चाल से जाएगा तो 5 दूरी और 60 के चाल से जाएगा तो 6 दूरी। मतलब जिसकी चाल अधिक होगी वह क्या करेगा, अधिक दूरी तय करेगा, और जिसकी चाल कम होगी वह कम दूरी तय करेगा। श्योर। तो बताओ कि 5, तो ये टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक कम, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक दूरी देख पा रहे हैं, एक दूरी का अंतर है, मतलब एक ये ज्यादा चल रहा है, लेकिन सवाल में नहीं कह रहा है कि एक नहीं है, वो कितना का अंतर है 120 का अंतर है। तो एक का मान 120, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी तो ये वाली दूरी 5 और ये 6, तो 5 6 11 दूरी हुआ और 11 को हम लोग 120 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 11 गुणे 120, 11 गुणे 120 करिएगा, 11 गुणे 120 और आंसर आ जाएगा कितना 1320 किलोमीटर। सही है, समझ पाए अच्छे से। चलिए एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि एक आयत है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि क्या है, एक आयत है, एक आयत है। तो एक जो आयत का जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है डायमीटर, उसकी लघु भुजा यानी जो छोटी भुजा है उसका वो क्या है 3 गुना है। अगर हम ये मान लें कि अगर ये भुजा ए होगा और ये बी होगा तो इसका विकर्ण होता है क्या √a² प्लस b² होता है। बात सही। तो अब ये बात समझिएगा कि जो कह दिया कि जो लघु भुजा का 3 गुना है कौन, तो उसका विकर्ण, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर ए का क्या है, ये 3 गुना है, बोला ना, इसके लघु भुजा का 3 गुना है। अब बताओ अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर गुणे 9 होगा कि नहीं। अब इधर ये घट जाएगा तो ये बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 9 को में ले घट जाएगा तो 8 ए स्क्वायर होगा, राइट। तो आपको ये कह रहा है कि भाई इसकी भुजाओं का अनुपात बताना है, यानी कि b बाई ए कर लेते हैं, b बाई ए कर लेते हैं। तो स्क्वायर पर लगा लीजिए, ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 बटा में 1 होगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो ये क्या निकलेगा कि b अनुपात a बराबर 2√2 अनुपात a। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वह सी होगा। समझ पाए, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा निश्चित रूप से। चलिए अब ये समझिएगा कि 14 रुपया प्रति किलोग्राम और 8 रुपया प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए, ऐसा बोला। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। ये दो तरह के वस्तु को मिलाता है, एक का दाम है 14 रुपया, दूसरे का दाम है 8 रुपया, ठीक है। दोनों वस्तुओं को कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपया प्रति किलोग्राम हो। अब मिश्रण का दाम क्या हो जाएगा, 12 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन एक बात तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ये चीज तो हम लोग गलत कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ये दिया है, ये क्रय मूल्य दिया है, और यहाँ वाली चीज क्या दिया है कि विक्रय मूल्य बेचा। तो आपको एक करना होगा कि आपको मिक्सचर का क्या निकालना पड़ेगा, आपको सीपी निकालना पड़ेगा। तो होगा क्या, एसपी गुणे 100 बटा में होता है 100 प्लस लाभ, ये सूत्र होता है। अब एसपी दिया है 12 रुपया, 12 गुणे 100 बटा में 120, ये 0 0 कट जाएगा, 12 12 कट जाएगा, तो ये 10 रुपया पर केजी मिक्सचर का रेट है। अब यहाँ पे लिखेंगे वो आप 10 लिखेंगे, यही तो गड़बड़ा जाता है। अब यहाँ बताओ कितना आएगा, घटेगा तो ये 4 और यहाँ घटेगा तो 2। अब काटेंगे तो क्या आएगा, तो 1:2, 1:2। तो इस सवाल का सही जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में जल से भर सकते हैं। 2 पाइप है, पाइप सी इस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। टैंक कुल कितने समय में भरेगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसकी टाइमिंग डिफरेंट है। पहला जो ए पाइप है और फिर से बी पाइप है, एक ए पाइप और दूसरा बी पाइप। ये जो करता है एक 30 मिनट में भरने का काम करता है, और दूसरा पाइप इसको 45 मिनट में क्या करता है, 45 मिनट में भी भरता है। और सी जो पाइप है यह क्या करता है, 36 मिनट में खाली करता है। तीनों के लिए अगर हम काम बनाएंगे तो आ जाएगा 180। अब ये भरेगा कितना भाई, तो ये 6 प्लस करेगा, ये कितना भरेगा, तो ये 4 भरेगा, और ये कितना करेगा, तो 36 5 ये 5 बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, 5 बाहर निकाल देगा। अब आप समझिएगा कि कह रहा है कि पहले ए और बी को 12, पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है, ठीक है। तो अब बताओगे बच्चों कि अगर कि 12 मिनट ए और बी का 12 मिनट का कार्य कितना होगा, 12 मिनट का कार्य कितना करेगा 12 मिनट में, तो ये 12 गुणे 10, क्योंकि ए और बी 4 अच्छा 10 भर रहे हैं तो 120 भर दिए होंगे। बोलिए, तो अब शेष कितना रह गया, शेष कितना भरने को रह गया, तो शेष भरने के लिए आपके पास 180 में से इसको घटा दीजिएगा तो शेष भरने के लिए 60 रह गया। अब 60 भरने के लिए फिर से तीनों पाइप काम करने लगे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर तीनों फिर चलेंगे
तो ये 10 भरेगा 5 खाली करेगा, तो फिर समय कितना लेगा भाई, तो 60 बटा में 5 ही ना होगा, क्योंकि ये 6 4 10 भरेगा 5 निकाल देगा, तो 12 मिनट के बाद जो पानी का भराव होगा वो केवल 5-5 यूनिट भरेगा, तो इसका समय कितना लग जाएगा, तो 12 मिनट लग जाएगा। आगे आपको 12 मिनट लगने वाला है, तो टैंक कुल कितने समय में भरेगा, तो 12 और 12 24 इस सवाल का आंसर देंगे। 12 क्योंकि 12 मिनट पहले चला और 12 मिनट बाद चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा कि एक विद्यालय के 24 छात्रों का औसत भार 42 केजी है। अगर ये 24 छात्र हैं जिनका औसत कितना है, तो ये 42 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, अगर अध्यापक की भार को सम्मिलित करेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी टोटल 25 और इसका औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाएगा, यानी 42.4 हो जाएगा, 400 कोई 0.0 होगा। तो अब कह रहा है कि टीचर की आयु क्या होगी, जो शेष निकालना है, इसकी निकालना है। तो अगर मान लें कि सभी का एवरेज, अगर एवरेज का मतलब होता है सभी बराबर है, एक तो तरीका है कि इनको गुणा करें, इनको गुणा करें, घटा दे आ जाएगा, तो थोड़ा सा गुणा ज्यादा करना पड़ेगा। और एक लॉजिकल बात यह है कि अगर ये 42.4 है, तो अगर ये 4.4 कम है तो ये कौन लोगों में कम है, 24 लोगों में, तो 24 चौके 96, 9.6, तो 9.6 क्या होगा, ये कम होगा, तो 9.6 इसका भार इसमें ऐड हो जाता है, तो 9.6 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, यानी कि 52 केजी आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 52 केजी। यहाँ कोई डाटा एरर है, इस वजह से आंसर नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 52 केजी। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए ये सूत्र अगर दे रखा है कि a² + 1/a² बराबर 38, तो a - 1/a का मान क्या होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है कि अगर ऐसा दे दे तो a - 1/a यानी a² + 1/a² बराबर दिया है 38 दिया है, और आपको ऐसा कह रहा है कि 1 - a का मान क्या होगा। तो करिएगा क्या कि इसको हम लोग a² b² का फॉर्मूला लिखते हैं, 1 - a का होल स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर 36। ठीक है, लिख पाएंगे। अब ये a है ये, और ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि a - 1/a का होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये चीज को उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये 38 है, यहाँ पे 38 है, 38 उधर जाएगा और 2 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो फिर अब 36 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 - 1/a बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या देंगे, 6 देंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 6 - 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। देखिए 3 को 1 है, मैं पूरी बात सजा के लिखता हूं, आप अच्छे से समझिए इस चीज को। देखिए इसको जोड़िएगा तो ये 2 और यहाँ पे जो मान आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और 2 वाला चीज यहाँ जाके गुणा हो जाता है, क्यों, क्योंकि 3/2 होगा, तो ये 3 का अनुपात होगा, तो ऊपर ही गुणा होगा। चलिए अब चीज को देखिएगा, अब ये फिर से ये 3, यहाँ से 3 है ना, तो ये 3 और 2, तो यहाँ वाला जो न्यू मान आ गया 5 आ गया, अब 3 वाला यहाँ गुणा हो गया। अब ये 5 न्यू मान है, 5 और ये 3, अब नया मान 8 हो गया, और ये 5 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब आपको लास्ट जो वाला है वो ये ऐसे बना, 6 सही 5/8 आया। ठीक है, अब इसमें से एगो अगर घटा लीजिएगा खाली एगो से, तो 5 सही 3/8 इस सवाल का आंसर ए होगा। अब ये समझिए, यहां से मैंने 6 को 5 + 1 लिखा, 1 में से इसको घटाया हूं, तो ये आ गया आंसर, ये कंप्लीट आंसर। समझ पाए। चलिए देखिए ये इस क्वेश्चन में ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं। यहां पे कह रहा है कि रूट कितना का, देखिए जब भी ऐसा 9 आ जाए, अब बच्चे करते क्या है कि 0.9 और इसका वर्गमूल सीधे लिख देते हैं कि 0.3, जो गलत हो जाता है। नहीं, इसका वर्गमूल ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे अगर सोचो तो ये बटा में 9 के बटा में 10 आएगा, तो ये 9 का तो निकलेगा मगर 10 का नहीं निकलेगा। तो आप इन चीज को कभी भी ऐसे हल्के में मत लो, ये बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। इसको आप भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालो
तो दशमलव के बाद हम जोड़ा लगा के, जीरो लगा के बराबर कर लेते हैं। अब देखो आप क बार में जाओगे तो ये 9 बार में जाएगा, 9 9 81, ये क बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो इसलिए देखो पहला वाला 9 ये मिल रहा है, तो इस तरह से उत्तर दे दोगे आप कि पहला बार में कितना बार में गया, तो ये 0.9 बार में गया, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसका इकाई अंक निकालना है। तो आप ये समझिएगा कि 5 का इकाई कितना भी बार गुणा करेगा तो इसका मान 5 आता है, और 6 का कितना भी बार करेगा तो 6। तो इधर वाला बड़ा संख्या है, तो 15 में से 6 गया तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। चलिए ये सवाल देख लीजिए। अब ऐसे सवाल को आसानी से करिए। अब आपको ये दे रखा है कि 2 - 1/3, फिर क्या दिया 2 - 3/5, फिर क्या दिया 2 - 5/7 दिया ऐसे, और ये डॉट डॉट दिया ऐसे। तो ऐसे सवाल को करना क्या पड़ता है मेरे भाई कि 2 ऐसा दिया है, ध्यान दीजिए। अब इन चीजों को हल अगर करें एवो को, तो ये 3 दूना 6 में से 1 घटेगा तो ये 5/3 आ जाएगा। यहाँ 5 दूना 10 में से 3 घटाइएगा तो ये 5 दूना 10 में से 3 घटाएगा तो 7/5 आएगा। इसी तरह 7 दूना 14 में ले 5 घटाइएगा, 14 में ले 7 दूना 14, 14 में 5 घटाएगा तो 9/7 आ जाएगा। अब आप इन चीजों को देख रहे हैं कि ऐसे ही कटती जा रहा है, तो लास्ट वाला चीज भी ऐसे कट जाएगा। तो इसको अगर घटाएंगे, इसमें दूसरे गुना करके इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1001/999। तो ये वाली चीज घट जाएगी, तो आपको क्या बचेगा, एक बेस बच जाता है और एक ऊपर का अंश बच जाता है। तो 1001/3 होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और हर दिन नए नए चीज़ और नए नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।